तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटी और बेस्ट में। आप सब लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे नापसंद भी कर रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हर एक आदमी को अपनी पसंद और नापसंद जाहिर करने का पूरा हक है। और आप लोगों ने कई मुझे कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस और एडवाइसेस दिए हैं, मैंने उनको लागू करने की कोशिश की है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की हमारी तारीख है 16/6/22 और हम लोग पढ़ रहे हैं PC 16, 21, 12 सब में काम आने वाला CPWA कोड। CPWA कोड में हम लोग आज देख रहे हैं चैप्टर 10 वर्क्स अकाउंट। और वर्क्स अकाउंट में ये है सेकेंड वीडियो। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक इंट्रो सेशन लिखा रखा था अपना, हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है जो आप लोगों के बहुत काम आएगा। इसको क्लास के बाद में मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसका लिंक देख लेंगे तो आप लोगों को ये बहुत फायदे में रहेंगे आप लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्क्स अकाउंट। देखिए वर्क्स अकाउंट जो कि चैप्टर 10 में है, कुल मिलाकर के 8 पार्ट में है, वो है 10.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। सब में आप लोग 10 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप लोग कैसे देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को? तो पहला वाला है जनरल, हम लोगों ने उसको खत्म कर रखा था। दूसरा है कैश पेमेंट जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है इशू ऑफ मटेरियल्स, और ये वाला जो है आपका चैप्टर 7 का कंटिन्यूएशन में है, स्टोर्स के कंटिन्यूएशन में है चैप्टर 7, ठीक है। कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चौथा है एडजस्टमेंट जो कि बहुत छोटा है, केवल एक पैराग्राफ का है, इसलिए इसमें ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। पांचवा है वर्क्स अकाउंट, सॉरी वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट। छठा है रजिस्टर ऑफ वर्क। सातवां है कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। और आठवां है सन्ड्री रूलिंग्स। इतने में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर 8 चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये देखने में बहुत बड़ा लगता है पर एक्चुअल में यकीन मानिए बहुत बड़ा नहीं है, ठीक। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा चैप्टर 10.4 जो है वो केवल एक पैराग्राफ में है, तो ये तो खत्म ही कर दिया हमने, ठीक। जनरल हमने पढ़ लिया है, राइट। अब अपने पास में क्या बच गया? कैश पेमेंट, इश्यू ऑफ मटेरियल। तो जिसने स्टोर बहुत ध्यान से पढ़ा है उसको इश्यू ऑफ मटेरियल फटाफट समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। बच गया वर्क एब्स्ट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। लास्ट में सन्ड्री रूलिंग ठीक वैसे ही है जैसे कि मिसलेनियस होता है। वर्क एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज तो हम लोग पढ़ेंगे कैश पेमेंट। वर्क एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो भाई जितने आपके काम होते हैं डिवीजन में, जितने काम एक काम का हो सकता है कि बहुत पेटी वर्क में बांट दिया गया हो बड़ा काम, जैसे कि आपका मान लीजिए एक कैंपस बनना है, ठीक। ये कैंपस है क्वार्टर्स का, ठीक है। और क्वार्टर्स में यहाँ पे बनना है यहाँ पे बनना है स्टेज, ठीक है। यहाँ पे बनना है प्लेग्राउंड, यहाँ पे टाइप सी क्वार्टर, यहाँ पे टाइप बी, ठीक है। इसी तरीके से बनना है, बीच में सड़क भी बननी है, बहुत सारे काम इसमें है। पेटी वर्क्स में बहुत पॉसिबल है कि ये किसी और को दे दिया जाए, ये किसी और को दे दिया जाए, सड़क बनाने का काम किसी और को, यहाँ पे बीच में बिजली के खंभे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, उसका काम किसी और को दिया जाएगा। यहाँ पे गैस कनेक्शन होगा, पाइपलाइन गैस कनेक्शन, समझे, वो काम किसी और को दिया जाएगा। वाटर सप्लाई का काम किसी और को दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे काम हो सकते हैं। मेजर वर्क एक ही है। अगर मेजर वर्क एक ही है और पेटी वर्क बहुत सारे हैं
तो उसमें वर्क एक्सट्रैक्ट बनेगा, ठीक। और वर्क एक्सट्रैक्ट में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका प्रोग्रेस ऑफ वर्क इससे मॉनिटर होता है। तब आप कहेंगे कि अगर प्रोग्रेस ऑफ वर्क इससे मॉनिटर हो रहा है तो रजिस्टर ऑफ वर्क बनाने की क्या जरूरत है। दरअसल रजिस्टर ऑफ वर्क जो है वो आपका एक्सपेंडिचर अगेंस्ट सैंक्शन, ठीक है, आपका अलॉटमेंट के अगेंस्ट में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट, यानी कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा आपको उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। ये ग्रांट वर्क भी हो सकता है, डिपॉजिट वर्क भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक्सेस खर्च करते हैं, कुछ कम भी करते हैं। अगर कम कर दिया तो आपका सेविंग है, अगर ज्यादा किया तो एक्सेस। उस एक्सेस में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। वो कहाँ लिखा हुआ है, वर्क मैनुअल में लिखा हुआ है कि किस लेवल पे कितना जाने पर किसको अप्रूवल लेना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ वर्क जो है आपको इसी एक्सपेंडिचर को लिमिट करता है अलॉटमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर आपके डिवीजन में है जो 4-4 साइट पे काम कर रहा है। मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्टर है साइट 1, साइट 2, साइट 3, 3 साइट पे काम कर रहा है। उसके हर एक साइट पे अपने उसमें काम चल रहे हैं। आपने इसको स्टोर से रिलीज किया कुछ मटेरियल, वो मटेरियल साइट 1 के लिए रिलीज किया है, ठीक, तो वो साइट 2 में नहीं खर्च कर सकता है, ऐसे इसकी पाबंदी है। जो भी हो, कहने का मतलब उसकी डेली कुछ न कुछ, कभी साइट 1 से बिल आता है, कभी साइट 2 से बिल आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर बनाया जाता है और उसके सभी साइटों पे उसकी जो काम चलती खर्चे होते हैं बिल रेज किया जाता है, उसको उसके कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर से मॉनिटर किया जाता है, ठीक। ऐसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, लेकिन यकीन मानिए ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के कम से कम पीडब्ल्यूडी ऑफिसेस में मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जो किया जाना चाहिए। वर्क एक्सट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। जो डिविजनल अकाउंटेंट प्रिपरेशन करते हैं अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की, उनको ये पता है कि ये वर्क एक्सट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्टर लेजर उनके पीडब्ल्यूडी का जो थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनको ये बनाना ही पड़ता है, ठीक है। कैश पेमेंट से कैश बुक बनाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ DAGE, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम की, ठीक है। तो कैश बुक बनाना पड़ता है उनको। कैश बुक के बाद में वर्क एक्सट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्टर लेजर, एक RA बिल बनाना पड़ता है। तो उनका जो पेपर था पहले ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था, इस बार से तो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। उसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन पहला कैश बुक होता था, दूसरा क्वेश्चन RA बिल, तीसरा वर्क एक्सट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। इस तरीके से 5 सवाल उनको पूछे जाते थे, उनमें से उनको बना करके अपना आंसर निकालना पड़ता था। पूरे का पूरा जो वर्क अकाउंट है यही 8 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड जनरल, वी आर मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज कैश पेमेंट। कैश पेमेंट को दरअसल 2 तरीके से बांटा जा सकता है। पहला वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के, ठीक है। एक तो हो गया लेबर पेमेंट, जो कि आप करते हैं CPWA 21 में मस्टर रोल पे, ठीक है, और CPWA 22 में कैजुअल लेबर रोल पे। ये आप पेमेंट करते हैं किसका, लेबर पेमेंट का। दूसरा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल, ये दोनों के दोनों ही आपके कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं है, ये भी आपका स्टाफ है। ये आपका स्टाफ रेगुलर नहीं है, ये डेली रेटेड लेबर इनको कहा जाता है। स्टाफ कौन सा स्टाफ कहा जाता है, इनको कहा जाता है डेली रेटेड लेबर, ठीक है। ये आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल बनता है, ठीक है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा जो पेमेंट है, कैश पेमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, दूसरा जो पेमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर को भी 2 तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। एक वर्क के लिए, वर्क डन, और दूसरा मटेरियल सप्लाई, ठीक है। इन 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है, मतलब 2 पर्पस के लिए। अब कैश पेमेंट को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक। तो हम लोग वो पहले 10.2 पलटते हैं। कोई भी एक आदमी 10.2 पढ़ना शुरू कीजिए।
ताकि आप लोग सो ना जाए। शुरू कीजिए इंट्रोडक्टरी, पढ़िए। Cash charges on works consist of payments to laborers and members of the work-charged establishment of their wages and to contractors and others for work done or other services rendered. The cost of material. अब रुक जाइए। देखिए आपने जो पढ़ा मैंने आपको बताया कि नहीं, ब्रीफ में जो भी आपने पढ़ा आपको यहाँ पे मिला देखने के लिए कि नहीं, हाँ या ना, मिल गया ना? ठीक है, अब हम फिर बताते हैं आपको। देखिए पहले क्या करते थे आप लोग, पढ़ते थे मैं एक्सप्लेन करता था, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? फिर आप लोग देखिएगा उसको कितना रिलेट करेगा, राइट? मटेरियल सप्लाई के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, लेकिन मटेरियल सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेट सिस्टम भी लगाया है। ऑल्टरनेट सिस्टम क्या है भाई? एक ऑल्टरनेट है DGS&D, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? वहां पर जाएंगे तो लाइट छिप जाएगा, नीचे वाला लाइट जो आप लोग को दिख नहीं रहा है, हम इधर ही देखेंगे DGS&D क्या होता है, ठीक? और DGS&D को लेकर के इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेजर हेड माइनर हेड से रिलेटेड है, इसीलिए आपको खास तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए आप क्या करते हैं कि DGS&D से मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है? प्रोक्योर करना, परचेज करना एक ही बात है। DGS&D से जब मटेरियल परचेज करते हैं तब क्या करना पड़ता है आपको? जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से लेते तो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर से आप नहीं ले सकते थे, आपको या तो कोटेशन निकालना पड़ता है या तो टेंडर, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर के मामले में क्या करना पड़ता है? या तो कोटेशन निकालना पड़ता है, ठीक है, या तो टेंडर। DGS&D के मामले में ये सब आपको नहीं करना पड़ता है। DGS&D हर एक टाइप के आइटम के लिए ऑलरेडी उसका एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक? तो जब आप DGS&D की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां जाकर के प्रोक्योर करते हैं या सामान कुछ भी परचेज करते हैं तो वहां आपको सामान डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक? डिस्पैच कर देने के बाद में आप देखिए कॉन्ट्रैक्टर के मामले में क्या है? कॉन्ट्रैक्टर के मामले में है कि पहले सप्लाई बाद में पेमेंट, है ना? अब DGS&D के मामले में भी यही होना चाहिए, ठीक? लेकिन DGS&D कहेगा कि नहीं भाई हमको तो पहले पेमेंट ही चाहिए। अब आप कहेंगे पूरा पेमेंट हम पहले नहीं दे सकते हैं, हमारे पास भी अपना रूल है। वो कहेगा आपको कुछ परसेंटेज दीजिए, तो आप उसको कुछ परसेंटेज देते हैं, ठीक? अब वो क्या कहेगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से जब आपको सप्लाई मिलता है, पहले सप्लाई, अब आप सप्लाई को क्या करते हैं? सप्लाई को आप जिन्होंने स्टोर पढ़ा उनको याद होगा, एक GRS होता है, कोई मुझे बताया GRS क्या होता है स्टोर के मामले में? गुड्स रिसीप्ट शीट। वेरी गुड। और बीन कार्ड होता है, वो भी होता है या नहीं बताइए? होता है ना? जी सर। ठीक है, जब इन दोनों में आप एंट्री कर लेते हैं उसके बाद आप क्या क्या करना पड़ता है? मटेरियल का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, मटेरियल वेरिफिकेशन, ठीक है? और मटेरियल वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है? क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, ठीक है? जितना आपने मंगाया था उतना पूरा है या नहीं, किस क्वालिटी का मंगाया था क्वालिटी का है या नहीं। जब आप क्वांटिटी और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अश्योर हो जाते हैं तब जाकर के आप कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करते हैं सप्लाई के लिए, मटेरियल सप्लाई के लिए। सही है गलत बताइए? जी सर बिल्कुल सही। DGS&D के मामले में ऐसा नहीं होता है। DGS&D के मामले में वो जब आपको डिस्पैच कर देगा और रेलवे का रिसीट आपको भेज देगा मेल पे, ठीक है? ये देखिए हमने आपको डिस्पैच कर दिया है, ये रेलवे का रिसीट है, आप उसे चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं अपने कंसाइनमेंट को, और उसके आधार पे उसको पेमेंट, अगर इस तरह का कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है, और अमूमन रहता है, ठीक है? स्टैंडिंग ऑर्डर क्या रहता है कि DGS&D को आपको पेमेंट करना है, राइट? उसके रेलवे रिसीट पे। हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, ट्रांसफर एंट्री वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, चैप्टर 9 में, ठीक है? चैप्टर 9 है ट्रांसफर एंट्री, आया ना? ये 8 है, चैप्टर 8 है सर। हाँ चैप्टर 8 है, तो ट्रांसफर एंट्री वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। इस तरह का एक्सटेंडिंग अरेंजमेंट होता है जब DGS&D को रेलवे रिसीट ऑन द बिहाफ ऑफ रेलवे रिसीट उनको पेमेंट करना पड़ता है, समझे? हालांकि वो पेमेंट भी 90% करते हैं, लेकिन इस तरह के किसी भी पेमेंट के लिए उसकी बुकिंग कहां से होती है? देखिए 10.2.1 में एक जो पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि जब आप DGS&D से परचेज करते हैं तो आप माइनस क्रेडिट करते हैं टू सबमिट पेमेंट फॉर परचेज थ्रू DGS&D। In case of direct purchase from supplier, if payment not paid in the same month
in which stores have been received, the account will be by credit to subhead purchase pending adjustment payment to supplier. Both the subheads are to be opened in the minor head 129 material purchase settlement suspense. देखिए इसमें जो मुझे खास बात बतानी थी वो क्या कि आपको एक हेड दिया गया है, मेजर हेड 8658 सस्पेंस है वो, ठीक है, उसमें सब मेजर हेड 00, एक माइनर हेड है 129, इसको बोलते हैं MPSSA, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, मटेरियल परचेज सस्पेंस सेटलमेंट, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस, ये फॉर सस्पेंस है, ठीक है। अब अगर सस्पेंस है ये, ठीक, तो इसमें आपको मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, अब आपका क्या हो जाएगा, सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड होगा ना। अब यहाँ पे आपके पास में मान लीजिए 01 है और 02 है, ठीक। अब हम इसको आगे मिटा देते हैं, लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। तो अगर क्या होता है कि आपने मटेरियल रिसीव कर लिया स्टोर में और अगर आपने सेम मंथ में पेमेंट किया है, ठीक है, तो आपको MPSSA में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस, ये सस्पेंस कब होगा, जब आपने सेम मंथ में पेमेंट नहीं किया, राइट। अब यहां पे क्या लिखता है कि आपको माइनस क्रेडिट करनी होगी टू सब हेड, एक सब हेड है पेमेंट फॉर परचेज थ्रू डिजी सेंडिंग, ठीक है, पेमेंट फॉर परचेज थ्रू DGSND, ठीक है। ये 01 मैंने एक इमेजिनरी नंबर लिखा है, क्यों लिखा है मैं बता सकता हूं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये वाला जो नंबर है ना 4, 2 और 3 कुल मिलाकर के 9, ठीक है, ये 9 डिजिट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट तय करते हैं CAG की सलाह पर, ठीक है। तो ये जो होता है अनचेंजेबल होता है, बाकी ये जो होता है ना लास्ट वाला 6 00 मतलब 000000 2 + 2 + 2 वो 6 डिजिट जो होता है सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, वो चेंज करता रहता है, इसलिए आप इसको स्टेट वाइज अलग अलग देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसीलिए नंबर नहीं डाला हुआ है, सब हेड का नाम नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है। नोमेनक्लेचर क्या है, पेमेंट ऑफ परचेज थ्रू DGSND इन केस ऑफ डायरेक्ट परचेज फ्रॉम सप्लायर, इफ पेमेंट नॉट मेड इन सेम मंथ इन विच स्टोर्स हैव बीन रिसीव्ड, द अकाउंटेंट विल बी बाय क्रेडिट टू सब हेड परचेज पेंडिंग एडजस्टमेंट और पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। अगर सेम मंथ में पेमेंट नहीं हुआ, नॉट पेड इन सेम मंथ, तब आप क्या करते हैं, परचेज, एक मिनट, परचेज पेंडिंग एडजस्टमेंट, परचेज पेंडिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे इसको क्रेडिट किया गया, क्रेडिट क्यों किया गया मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको हर हाल में डेबिट कौन सा हेड करना है, डेबिट करना है आपका जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हेड होता है, ठीक। अब एक्सपेंडिचर हेड कब होगा, जब वो मटेरियल आपका खप जाएगा किसी काम में, ध्यान से समझ रहे हैं आप, जब वो मटेरियल किसी काम में खप जाएगा तब आप उसको आप अपने कंसर्न मेजर हेड में डेबिट करेंगे। लेकिन जब आपने मटेरियल परचेज किया है ना, ठीक है, तब आपको इस सस्पेंस में क्रेडिट करके रखना पड़ता है, ठीक है। और जब आप, ध्यान सुनिएगा, जब आप इसको किसी पर्टिकुलर वर्क में लगा देते हैं, उदाहरण के तौर पे 2059 के एक वर्क में लगाया है, ठीक है, तब यहां पे माइनस क्रेडिट कर देंगे और 2059 में डेबिट कर देंगे। 2059 में क्रेडिट करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, नहीं नहीं नहीं, ये क्रेडिट वाला मामला अलग है, ठीक है, यहाँ पे ये मामला अलग है। यहाँ पे ये मामला ये है कि 8658 में 129 जो है ये पहले क्रेडिट था, अब माइनस क्रेडिट करेंगे जब इसका पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब इसको काम में खपाएंगे तब डेबिट करेंगे, डेबिट का भी कोई मामला है ही नहीं, ठीक है, काम में खपाने वाली बात नहीं है। जब पेमेंट कर दिया जाएगा तब इसको माइनस क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, और फिर क्रेडिट किया जाएगा जब आपने पेमेंट किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है इंट्रोडक्टरी में, कैश पेमेंट आते हैं, 10.2.2 में देखते हैं, ठीक है। इनिशियल अकाउंट एंड वाउचर कनेक्टेड विद चार्ज रिलेटिंग टू वर्क मस्ट इनवेरिएबली स्पेसिफाई, तो इसको पढ़िए 10.2 को, 2.2 को पढ़िए। Initial accounts and vouchers connected with charges relating to works must invariably specify A. The full name of work as given in the estimate, the name of the component part of it, if separate accounts are kept up for the several components parts, and C. The charges, if any,
which are of the nature of recoverable payment and the names of the contractors or others from whom recoverable. बस रुक जाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ कहा गया क्या, इनिशियल रिकॉर्ड। इनिशियल रिकॉर्ड, इनिशियल रिकॉर्ड के बारे में तो कल आपने देखा ही था, 3 होते हैं, मस्टर रोल एंड कैजुअल लेबर रोल, दूसरा एमबी एंड स्टैंडर्ड एमबी, और तीसरा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का बिल। ये 3 इनिशियल रिकॉर्ड है। इन तीनों इनिशियल रिकॉर्ड में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? फुल नेम ऑफ वर्क का क्या होना चाहिए? फुल नेम ऑफ वर्क निश्चित तौर पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या लिखता है? नेम ऑफ द कंपोनेंट, पार्ट ऑफ इट, इफ सेपरेट अकाउंट आर केप्ट अप फॉर द सेवरल कंपोनेंट पार्ट, ठीक है। ये नेम ऑफ द कंपोनेंट क्या पता है? नेम ऑफ द कंपोनेंट का मतलब है कि इस वर्क का कौन सा हिस्सा, ठीक। फुल नेम ऑफ द वर्क आपने लिख दिया कि भाई हम क्या बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वार्टर बना रहे हैं, एक मतलब कॉलोनी बना रहे हैं, एजी कॉलोनी मान लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वार्टर्स हैं। तो उसमें कंपोनेंट क्या है? लिफ्ट का कंपोनेंट है, उसमें कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिक पोल्स का, सड़कों का, ठीक है, पानी के टंकी का, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट, प्लेग्राउंड एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो वो नेम ऑफ द कंपोनेंट है। और पार्ट द चार्जेज इफ एनी विच आर ऑफ द नेचर फॉर रिकवरेबल पेमेंट, ठीक है। कुछ अगर एडवांस पेमेंट किया गया है, एडवांस पेमेंट विच इज रिकवरेबल, ठीक है, उसको जरूर लिखा जाता है, ठीक है। यही है 2.2 में, इसमें और वैसे कुछ बात खास नहीं है। हाँ, इसका नोट में एक खास बात कही गई है। नोट में ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का आप कॉन्ट्रैक्टर को उसके बिहाफ में खर्च करते हैं तो वो उस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसको बेनिफिट करे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर का पहले से कोई काम करना है, सड़क बनेगा, फिर उसका मेजरमेंट होगा, उसके बाद वो बिल बनाएगा मेजरमेंट के आधार पे, और फिर वो बिल पेमेंट के लिए रखा जाएगा। तो उसने पहले खर्च किया है ना, और उसके बाद उसने बिल रेज किया है, तब जाकर के हम लोगों ने पेमेंट किया है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए उसने खर्च किया ही नहीं है और हमने खर्च कर दिया है, ठीक है। वहां पर मान लीजिए कि कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम था, तो हमने उसको करवा दिया, अपने खर्चे से डिपार्टमेंटली करवा दिया, और डिपार्टमेंटली करवा देने के बाद में उस काम को भी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बिल में इंक्लूड कर लिया। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट करे। नोट क्या कहता है? नॉर्मली नो चार्ज इज टू बी इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, बट वेयर सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर इस तरह का कोई भी काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सीन पर्टिकुलरली दैट द कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर्स ऑन व्हिच बिहाफ द चार्ज आर इनकर्ड डू नॉट गेट बेनिफिटेड, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, पेमेंट टू लेबर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10.2.3 उसमें से पेमेंट टू लेबर में 2 है, एक है डिपार्टमेंटल लेबर और बी है लेबर इंगेज थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, और सी है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पेमेंट टू लेबर जो है 3 हिस्से में बटा हुआ है, हम लोग उसको देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, कोई भी एक आदमी, हाँ बोलिए। बोलिए। एमपीएसएस है ना, बेसिकली एक क्रेडिट अकाउंट है और एक क्लियरेंस इसका होता है माइनस क्रेडिट से, है ना। क्या बोल रहे हैं? एमपीएसएस जो है वो क्रेडिट अकाउंट है और ठीक। इसका क्लियरेंस होता है माइनस क्रेडिट से, है ना। जैसे Because डीजीएसएनडी वाले suspense मामले में इसलिए। हाँ, हाँ, सस्पेंस इसलिए। जैसे डीजीएसएनडी के मामले में पेमेंट अप टू 98% हो जाता है ना। हम्म, हम्म, और ये पीओ सप्लाई के द्वारा होता है, स्टोर रिसीव होने से पहले ही। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उस केस में बिल्कुल माइनस क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टोर एक क्रेडिट कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, पेमेंट टू लेबर में हम लोग 3 हिस्से देखते हैं, ठीक है। पेमेंट टू लेबर में हम लोग 3 हिस्से देखते हैं, एबीसी। मिडल लेबर, और सी कहता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले इसको हम और इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम यही क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब उसको आप कुछ
फिल्म में जो जंगल होता है वहां पे लकड़ियां काटने के लिए मजदूर बताइए बताइए। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस की, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में अगर डिस्टेंस है तो वो कॉस्ट ऑफ वर्क इंक्लूडेड रहेगा, समझे। वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में नहीं जाएगा, मतलब जेब से नहीं लगेगा, और ना ही मजदूर अपनी जेब से लगाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूडेड रहेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सब डिस्टेंस साइट ऑफ वर्क के लिए। ऐसा कई है कि मान प्रोजेक्ट जो जंगलों में काम हो रहा है, नदी घाटी परियोजना तो बन रही है, कोई नहर खुद करके वहां पे मजदूर ले जाए जाते हैं, उसका खर्चा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूड रहेगा और डिस्टेंस साइट ऑफ वर्क के लिए काम आता है। बस इतना सिंपल तो है। बी में आते हैं लेबर इंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। लेबर इंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। वो काम जो कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, कुछ इन जनरल केस, इमरजेंट केस और स्पेशल केस इट इज अलाउड, ठीक है। लेकिन यहां भी ये साफ कहा गया है कि जब स्पेशल केस में कॉन्ट्रैक्टर को मैन पावर या लेबर इंगेज करने के लिए परमिशन दी जाएगी, वहां पे वो दो तरीके से पेमेंट ले सकता है। एक तो पेमेंट वो लेगा कि वो लंपसम में, ठीक है, और दूसरा पेमेंट लेगा कि डेली उसका अटेंडेंस बनाया जाएगा लेबर का, और लेबर का जब अटेंडेंस बनाया जाएगा तो वो मास्टर रोल कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करेगा, और जब वो मेंटेन करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, तो उस समय वो पर अपना 15% बेनिफिट, ये 15% बेनिफिट आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है। व्हेन आई वाज इन गुजरात तो आई सॉ सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हु डिप्लॉय लेबर, इंगेज लेबर इन अवर्स, तो उसने वैसे ही किया। उसके पास में जितने भी लेबर काम करने के लिए आते थे उनके अटेंडेंस वो बनाता था और अकॉर्डिंगली वो पेमेंट लेता था डिवीजन से, 15% अपना कॉन्ट्रैक्टर्स बेनिफिट ऐड कर लेता था। लेकिन उसको क्यों डिस्करेज किया गया जानते हैं? डिस्करेज इसलिए किया गया है लेबर एम्प्लॉय करते हैं ना, मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, मान लीजिए कि 350 रुपए पर डे डिसाइड किया है, ठीक है, 350 रुपए पर डे, ठीक है, तो 350 रुपए उसको निश्चित तौर पे मिल जाएंगे। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ में इस तरह का कोई सौदेबाजी करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि पैसा लेता है 350 और इन लोग को देता है 250, मैंने पर पर्सन डेली 100 रुपया मारता है, 15% जो लेता है वो अलग से लेता है। गवर्नमेंट को ये बात पता है, इसी वजह से इस तरह के लेबर एंगेजमेंट को डिस्करेज किया गया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे लेबर एंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लमसम पेमेंट उसको देना तो है ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्टर से लेबर एंगेज करवाना आपकी मजबूरी है, आपके मतलब डिपार्टमेंट की, वहां भी ऑफिसर को इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर जितने भी लेबर आ रहे हैं उसका हाजिरी बनाता हो, मास्टर रोल वो कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता हो, ठीक है। यहाँ तक सबको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए मुझसे, बताइए। हेलो, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो कंफ्यूजन है? नहीं है ना? चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केवल 1 पे, ए पे, और हम लोग ए को देखेंगे। ए हम लोगों ने मोटा मोटी देख रखा है, ठीक। पिछले क्लास में क्या देखा था हमने देखा था कि मास्टर रोल जो होता है वो CPWA 21 में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और मास्टर रोल, कैजुअल लेबर रोल जो होता है अर्जेंट केस में, खासकर गाद को मिटा, नहरों के गाद को मिटाने के लिए, अगर नहरें किनारे से टूट जाए, ब्रीच कर जाए, टूट जाए, ठीक है, उसके रिपेयर के लिए, इस तरह के अर्जेंट नेचर ऑफ वर्क के लिए जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई हो। अभी यही हुआ था झारखंड में, एक नहर बनी, और नहर मजेदार बात बताऊं आपको, 1983 से बनना शुरू हुआ था वो, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और पिछले ही साल वो बन के तैयार हुई। और जैसे पहली बार उसमें पानी बहाया गया वो नहर टूट गई। जब नहर टूट गई तो पेपर में छपा
उसके इंजीनियर से जब इंटरव्यू लिया गया कि कैसे टूटी, तो इंजीनियर्स ने कहा कि नहरों की जो किनारे थे वो चूहे खा गए थे, तो वहां पे छेद हो गए थे। अब ये कैसे हुआ वो तो इंजीनियरिंग का मामला है, हमारा मामला नहीं है, हम नहीं जानते। पेपर में छपा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, कैजुअल लेबर रूल इस तरह के इमरजेंसी नेचर ऑफ वर्क, क्योंकि अब नहर टूट गई किनारे, बरसात बहुत तेज आ रही है, वहां ऐसी स्थिति में जो टूटी हुई नहर को तत्काल रिपेयर करना हो ताकि नहरों का पानी बह करके खेतों में न चला जाए और उपजी हुई मतलब खड़ी फसल को बर्बाद न कर दे, उस समय आपको CLR यूज करना पड़ता है, जो कि CPWA 22 में यूज होता है। ठीक है। मास्टर रोल के रिगार्डिंग एक और चीज यूज होता है, वो होता है अनपेड वेजेज। अनपेड वेजेज का मतलब क्या है? अनपेड वेजेज का मतलब है कि अगर किसी लेबर ने काम किया है तो मास्टर रोल के हिसाब से, नियम के हिसाब से उसको विद इन अ मंथ पेमेंट करना है। ठीक, वंस अ मंथ उसको पेमेंट करना ही करना है। अगर उस जगह पे लोकल रिक्वायरमेंट में ऐसा चलता हो कि उसको क्वार्टरली पेमेंट करना हो, ठीक है, क्वार्टरली कह दिया जाएगा, नहीं, फोर्टनाइटली, मतलब 2 हफ्ते में, तो आपको 2 हफ्ते में पेमेंट करना होगा। रांची में या झारखंड में नियम है उसको वीकली पेमेंट करना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हर एक संडे को पेमेंट करते हैं। ठीक, लेकिन अगर उसने 1 महीने तक पेमेंट अगर नहीं लिया है तो उसको आप अनपेड वेजेज में डालते हैं। अनपेड वेजेज में डालने के बाद में उसको यहां से निकाल देते हैं, मतलब कि CPWA 21 से उसको क्लोज कर देते हैं और CPWA 21A, ठीक है, CPWA 21A में उसको उसका एक नया अकाउंट ही खोल देते हैं अनपेड वेजेज का। 3 महीने तक अगर कोई वेज अनपेड रह जाए, ठीक है, मोर देन 3 मंथ, ठीक, मोर देन 3 मंथ अगर कोई अगर लेबर है वो पेड अपने वेज को लेने के लिए आए ही नहीं, देन डिविजनल ऑफिसर इज इन पावर टू डिसाइड वेदर इट विल कंटिन्यू बिकम अ लायबिलिटी ऑन द डिवीजन और दैट मनी शुड बी ट्रांसफर्ड टू द रेवेन्यू कंसर्न रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट हेड। तो कैपिटल का तो रिसीट एक 4000 ही है, तो उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट हेड में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि भाई 3 महीने तक अगर, हाँ, आपने अगर किसी को पेमेंट किया मास्टर रोल पे, तो हर हाल में उसका एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत जरूरी है। हर हाल में एक्नॉलेजमेंट किसका? लेबर का। ठीक है, और ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प पेपर पे हो जरूरी नहीं है, लेकिन 1 रुपया का जो रेवेन्यू टिकट होता है ना, उसको वहां चिपका करके और उसके ऊपर में सिग्नेचर लिया जाता है, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, आप अगर प्लेन पेपर पे सिग्नेचर लेंगे ना और बाद में वो दावा कर देगा कि हमको पैसा नहीं मिला था, तब साबित नहीं कर पाएंगे, बेशक उसका सिग्नेचर होगा। ठीक, लेकिन अगर वही रेवेन्यू टिकट पे उसने साइन किया हुआ होगा, तो साइन किया हो, अंगूठा लगाया हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा, लीगल एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया कि मास्टर रोल में अगर आपने पेमेंट किया है तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेबर होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक, अनपेड वेजेस के मामले में CPWA 21, मोर देन 3 मंथ के मामले में डिविजनल ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिसाइड करेगा ये कहाँ जाएगा। कैजुअल लेबर रोल के मामले में CPWA 22 होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ रह गया है तो मुझे बतलाइए। हाँ, रह गया है, मास्टर रोल में डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है। ठीक है, MR में अभी हम लोग डिपार्टमेंटल लेबर के पढ़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, MR में डुप्लीकेट नहीं, एक काम के लिए एक MR। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा MR में और क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पेमेंट टू लेबर ना, उसमें से MR मास्टर रोल। ठीक है, मास्टर रोल CPWA 21, तो 1 MR मास्टर रोल और 1 वर्क। ठीक है, उसके बाद में नो डुप्लीकेसी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आज काम चल रहा है, ठीक, और आज आपने एक MR मास्टर रोल बनाया था और उसके बाद में कल उसको लेकर के घर या ऑफिस और कहीं रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा वाला मास्टर रोल लेके आते हैं, डुप्लीकेट मास्टर रोल बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब वो मिल जाएगा तो इसकी एंट्री उसमें चढ़ा देंगे, ये नहीं करने का है, तो नो डुप्लीकेट MR। ठीक है, हाँ, ये अलाउड है कि 1 MR और 2 और मोर स्मॉल वर्क, छोटे छोटे काम होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप एक ही MR यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? वंस वेजेज पेड,
अगर एक बार महीने के अंत में आपने लेबर को वेजेज पेड कर दिया तो न्यू एमआर विल बी ओपन्ड। समझे? माने एमआर का मतलब ये है कि जब तक उसका वेजेज में पेमेंट नहीं होगा तब तक आप उसको ऑपरेट करेंगे। एक बार पेमेंट हो गया वो खत्म। पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा भाई? एमआर का सारा एंट्री करना होगा एमबी में। ठीक है, एमआर की एंट्री कहाँ करनी होगी? एमबी में, मेजरमेंट बुक में। और मेजरमेंट बुक में एंट्री करने के बाद में तब डिविजनल ऑफिसर, ध्यान से सुनिएगा, ये 5वां पॉइंट है, एमआर एंट्री इन एमबी। समझे? बिफोर पेमेंट एसडीओ चेक 100%। किसको चेक करेगा कि एमबी में एंट्री हुई है कि नहीं, और भी पेमेंट के पहले। समझे कि नहीं? 100% चेक करेगा इसलिए। और एमआर की एक बार एमबी में एंट्री हो गई, अब आपको तो पता ही है कि अब एमबी के ऊपर में बिल बनेगा, आरए बिल, है ना? और जैसे ही आरए बिल बनेगा एमबी को एक डायगोनल लाइन से क्रॉस करना पड़ेगा। सेम टू सेम एमआर को भी डायगोनल लाइन से क्रॉस करना पड़ता है जब एमआर की एंट्री एमबी में कर दी जाती। क्योंकि इसको डायगोनल लाइन से क्रॉस कर दिया गया, इसलिए पेमेंट के बाद में अब आपको नया एमआर बनाना पड़ेगा। ये तो मेन फंडा है। इसके अलावा और कुछ लिखा हुआ इसमें? नो डबल एंट्री, लेबर पेमेंट एवरी मंथ, सेपरेट एमआर, एक्नॉलेजमेंट बता दिया, रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेज बता दिया। हाँ, एक लास्ट रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेज CPWA 21A। ठीक है, अनपेड वेजेज का रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेज, है ना? अब ये क्या हो गया कि ये 2 महीने के बाद में आपने, क्योंकि इसको पहले ही महीने के बाद एंट्री में कर रखी थी, वो आ गया लेबर, मेरा तो पेमेंट बाकी था साहब, तो अब दे दीजिए, हम बीमार पड़ गए थे, मेरे पेट में दर्द था, मेरे पैर टूट गया था, मेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, जो भी वजह बता दें। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर करेंगे। नहीं तुमको पेमेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलने का है। ठीक है, लेकिन अब आप पेमेंट करेंगे तो किससे पेमेंट करेंगे? एमआर पे? नहीं। बिल बनेगा? अरे बिल? नहीं। अब आप किस पे पेमेंट करेंगे? एचआर पे, हैंड रिसीट पे। और हैंड रिसीट का कौन सा फॉर्म है? CPWA 26 की 28? कौन बता देगा? 28 है सर। 28 है ना? चलिए, आपकी बात में विश्वास कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात में मैं विश्वास कर रहा हूँ। तो CPWA 28 पे पेमेंट करेगा। क्लियर? यहाँ तो हो गया सब कुछ। अनपेड मोर देन 3 मंथ बता दिया है। चलिए, अब एमआर कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में। वो भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, फिर रिवीजन कर देता हूँ। देख लीजिए भाई, आपका जो एमआर होता है 2 पार्ट में होता है। मास्टर रोल कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पार्ट 1 कुछ नहीं, अटेंडेंस, और पार्ट 2 प्रोग्रेस ऑफ वर्क। कुछ और याद रखना ही नहीं है, अटेंडेंस और प्रोग्रेस ऑफ वर्क। प्रोग्रेस ऑफ वर्क का मतलब कौन सा? खासकर जो लेबर के माध्यम से किया गया हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप केवल लेबर की बात कर रहा हूँ जिसमें मास्टर रोल वाला मामला है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने, वो 2 तल्ला मकान ऊपर में बन रहा था, उसके ऊपर में तो 2,500 गुना 2 यानी 5,000 ईंटों को ऊपर चढ़ाना था, और कुल मिला के वो बात हुई 4,000 रुपए में। ठीक है, तो 5 या 6 यहाँ पर मैंने फीमेल वर्कर थी, फीमेल लेबर। ठीक है, उन्होंने वो 4 घंटे में 5,000 ईंटें चढ़ा दी। बाप रे बाप, इतना फास्ट, और 4,000 रुपए कमा लिए। 4 घंटे में 4 फीमेल लेबर्स ने 1,000 रुपए आपस में बांट लिए फटाफट। तो ये जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है ना, डन बाय लेबर, ये यहाँ पे काउंट हो सकता है। ठीक है, काउंट होने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो कहा गया सब्सेप्टिबल। सब्सेप्टिबल जब आप लोग डिक्शनरी में खोज कर देखिएगा तो है कि जो मेजर किया जा सकता है। ठीक है, वहां पे ये काउंट हो गया तो इसको आप कहाँ डाल देंगे? एमआर के पार्ट 2 में। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्क है जो नॉन सब्सेप्टिबल है। ठीक है, नॉन सब्सेप्टिबल का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे अब गड्ढा खोदना है, वो भी सब्सेप्टिबल है। 6 फीट के गड्ढे की बात हो रही है, सब्सेप्टिबल है। नॉन सब्सेप्टिबल में पानी पटाना। ठीक है, मान लीजिए कि आपका घर बनता है तो दीवार में पानी से तराई की जाती है। अब पानी से तराई की जाती है, इसको तो आप सब्सेप्टिबल काउंट नहीं, कितना पानी पटा दिया, थोड़ी मोटर चल रहा है 2 घंटे से, अब आप खाली पानी पटा रहे हैं, पानी दीवार में डाल रहे हैं कि नीचे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह के काम सब्सेप्टिबल नहीं होते हैं। इससे प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन बाय लेबर वहां पे काउंट नहीं हो पाएगा।
ऐसी स्थिति में कोई एक हायर ऑफिसर इंचार्ज होता है जो कि अमूमन गैजेटेड ऑफिसर हो के रैंक का होता है, जो होता है वो सर्टिफिकेट देता है कि इतना काम एमआर में किया गया है। क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है बताइए? क्लियर सर। सक्सेप्टेबल मतलब नियर टू हुआ है ना, नियर टू नजदीक है उसके। ना सब्जेक्टिबल मतलब मेजरमेंट के हो सकता है, नियर तो नहीं है। आप डिक्शनरी में खोल के देखिए ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पेमेंट टू लेबर। पेमेंट टू लेबर में डिपार्टमेंटल लेबर कंप्लीट कर लिया, लेबर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट कर लिया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेबर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर जो है उसमें और कुछ बच गया क्या? 15 आदमी वाला बच गया। हाँ, एमआर में एक और बात है। ठीक है, एमआर में एक और बात क्या है, इसको भी हमने पिछली क्लास में बतलाया था कि जब आप मास्टर रोल बनाते हैं ना तो डेली लेबर रिपोर्ट एक भेजते हैं आप डिवीजन में CPW 30 में। ठीक है, एमआर से आप डेली लेबर रिपोर्ट भेजते हैं DLR CPW 30। ठीक है, DLR डेली लेबर रिपोर्ट, और ये होता है CPW 30 में। ठीक है, किसको भेजते हैं? टू सब डिवीजन को भी भेज सकते हैं या भेजते हैं और डिवीजन को भी भेजते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 15% और लेस मतलब कि 16 और मोर, यहां पे नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे रिक्वायर्ड डेली लेबर रिपोर्ट DLR जो है यहाँ पे 16 और मोर में रिक्वायर्ड है, 15 और लेस में नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जब DLR भेज दिया जाता है पेमेंट के पहले DLR इज इक्वल टू MR, मतलब डेली लेबर रिपोर्ट जो है उसका मास्टर रोल से कंपैरिजन किया जाता है और किसी भी तरह का जो डिस्क्रिपेंसी पाया गया, डिफरेंस पाया गया, उसको तुरंत करेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, सो दैट कोई भी डिफरेंसेस न रह जाए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आजकल ये प्रचलन में नहीं है। आज शायद ही मास्टर रोल से कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में काम लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में तो नहीं लिया जाता है। CPW की बारे में 100% श्योर नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड वीडियो। हम लोगों ने आज इसको खत्म कर दिया और हम लोग जो कल देखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद में पेमेंट टू सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट बुक के डिटेल्स देखेंगे, यहाँ पे हम लोग RA बिल की डिटेल्स देखेंगे और इस तरीके से हम लोग कल की वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट बनाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो फिर बंद करें। थैंक यू। यस सर, यस सर।